गुड इवनिंग। मैं रतन कुमार काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एनसीएफ के बारे में जाना, एनसीएफ 2005 के बारे में। तो उसके बारे में जो परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर हमने चर्चा किया। आज हम उसी के आगे वीडियो में देखेंगे कि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न जो आपके परीक्षा में आते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे आपके लिए जो प्रश्न लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो जो विगत या पिछले जो परीक्षाएं सीटेट का उसमें भी आ चुका है और आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखते हैं कि एनसीएफ से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, जो एमसीक्यू है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। तो पहला जो है, एनसीएफ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। हमने आपको एनसीएफ के चैप्टर में बताया था कि मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं। तो मार्गदर्शक सिद्धांत था जो 5 है, इसमें से बताया गया उसमें से नहीं है। 5 में से क्या चीज़ जो है दिया गया और एक जो उसमें से इंक्लूड नहीं है। तो परीक्षा को और अधिक आसान बनाना ये था। तो समृद्ध पाठ्यक्रम ये भी था जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें। उसके बाद एक अनुकूल वातावरण बना, ये नहीं था। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो आपका जो है एक अनुकूल वातावरण बना, ये मार्गदर्शक सिद्धांत में इंक्लूड नहीं था। और ये चूँकि नहीं था उसमें और पूछा गया कि मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, अतः आपका आंसर भी यही होगा, नंबर 3 जो है वो राइट होगा। इसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है, यानी बच्चे जो गलतियां करते हैं, गलतियां करेंगे तो गलतियां करने के बाद उससे सीखेंगे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो इसमें क्या कहा गया, एनसीएफ के अनुसार हमको जवाब देना है। तो वे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के समूहों को वर्गीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जैसे यहाँ पे अनुत्तीर्ण है और ये वर्गीकृत करना, तो अलगाव का भाव है, तो ये क्या होगा, आंसर आपका गलत होगा। शिक्षकों को बच्चों को डांटने का तरीका प्रदान करती है। डांटना है, डांटना तो है ही नहीं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वे बच्चे की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ये सही लग रहा है। और समाधान की पहचान करने में मदद करती है, यानी ये आंसर आपका सही है। कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए स्थान प्रदान करना, यानी निकालने का जो भाव आता है वो क्या है, गलत है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एनसीएफ को मद्देनज़र रखते हुए इसका आंसर देते हैं। इसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय और समुदाय से संबंधित ज्ञान के दृष्टिकोण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। यहाँ भी वही कहा गया, जो विद्यालय है और समुदाय से संबंधित जो है सिद्धांत उसमें नहीं पड़ता है। तो नंबर 1 है सामाजिक वास्तविकता पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त करना, कक्षा में समानता के प्रति संवेदनशील होना, स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय ज्ञान स्वदेशी प्रथाओं से जुड़ना, कक्षा में गैर सहभागी शिक्षा। तो यहाँ से देखा जाता है कि ये भी ज़रूरी है बच्चे के लिए, ये भी ज़रूरी है और ये भी है। जो 4 नंबर है कक्षा में गैर सहभागिता, ये गलत है, अतः वो सिद्धांत में नहीं आता है। तो यही आपका क्या है, सही उत्तर है। कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इसमें से और एक दिया गया है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, रटने से अलग हटना, विद्यार्थियों में अंकगणितीय क्षमता बढ़ाना, लोचदार परीक्षा प्रणाली। ये प्रश्न इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर से ये एक बार और आया था, लेकिन इसमें क्या किया गया, अलग कर दिया गया है। तो इसमें देखा गया है जो वही है दिशा निर्देशक सिद्धांत, जो बताया कि 5 होते हैं, उसमें से क्या नहीं है इसमें से। तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, ये आता है। रटने से अलग हटना, एनसीएफ में क्या है, आप अब देखेंगे कि रटने से हमने मना किया है कि रटंत रहेगा तो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रटने से अलग हटना। तो इसमें एनसीएफ में ये बताया गया है कि रटने से अलग हटो, अतः ये क्या है, उस सिद्धांत में शामिल है। आपको बताना है कि सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। तो विद्यार्थियों में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना, ये क्या है, उसमें शामिल नहीं है। उस 5 सिद्धांतों में लोचदार परीक्षा प्रणाली ये शामिल है, अतः आपका उत्तर क्या होगा, नंबर 3। एनसीएफ में कई व्यवस्थित सुधार हुए थे, उस एक बदलाव को चुनिए जो गलत है। यानी सुधार तो हुआ, इसमें से जो है 4 ऑप्शंस में से एक है जो गलत है। तो क्या है, तो जो सुधार हुआ था एनसीएफ में, तो हमें देखना है कि क्या क्या इसमें सही है। शिक्षक केंद्रित
से बाल केंद्रित, ये सही है क्योंकि शिक्षा केंद्रित से आपको बताएगा अभी का शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, यानी ये सुधार सही है। अनुशासनिक से बहुआयामी अधिगम है, रैखिक अधिगम से रचनात्मक है, ज्ञान निर्माण से बलपूर्वक ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, और ये जो है ज्ञान निर्माण से बलपूर्वक ज्ञान प्रदान करना, तो बलपूर्वक जब हो रहा है तो ये क्या है, ये गलत उत्तर है और ये सुधार में शामिल नहीं है। तो यही आपका क्या है, सही उत्तर है। इसके बाद अनुभव आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएफ ने कुछ सहशैक्षिक विषयों की शुरुआत की, उसका चयन कीजिए जो उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है जो सहशैक्षिक कई तरह के जो शिक्षा प्रणाली है उसका शुरुआत किया, तो एक जो उत्तर है वो गलत है, उसी को आपका चुनना है। तो कार्य शिक्षा दिया था, कला शिक्षा है, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल किया गया, जो राजनीतिक शिक्षा है वो नहीं शामिल किया गया था। तो आपका जो सही उत्तर होगा राजनीतिक शिक्षा, जो यहाँ पे गलत था वही आपका सही जवाब है। पाठ्यचर्या जो सुधारों के बारे में एनसीएफ ने विभिन्न सुधार किए, पाठचर्या सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी पाठचर्या को सुधारा गया उसमें से एक कथन जो है यहाँ पे गलत है जो पाठचर्या के विषय में है। तो नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के रूप में जाना जाए, क्या एनसीएफ यह बात करता है, किया है? तो जी हाँ, यह बात किया है। कक्षा 2 से 6 तक पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल करना, ये बात एनसीएफ में शामिल नहीं है सुधार में। वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए माध्यमिक स्तर प्रयोगों को शामिल करना, ये शामिल है। कक्षा 10 तक कला शिक्षा की सिफारिश, ये भी शामिल है। अतः जो ऑप्शन 2 है, कक्षा 2 से 6 तक पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल करना, ये उन सुधारों में नहीं है और आपका उत्तर भी यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन की योजना का सुझाव एनसीएफ में नहीं दिया गया है, यानी अध्ययन तो करना है लेकिन इसमें से क्या अध्ययन की सुझाव नहीं है। तो एनसीएफ का बहुत सारा सुझाव आपको प्रदान किया गया था, उसी में से इसका जवाब है गणित की विदेशी भाषा सीखना, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य है, शारीरिक शिक्षा। तो ये आपका शारीरिक शिक्षा तो सीखने का सुझाव दिया गया था, और चूँकि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य भी करना है और गणित भी सीखना है, तो आपको विदेशी भाषा सीखने का सुझाव नहीं दिया गया। हालांकि सिखाया जाता है लेकिन इसका सुझाव नहीं है। तो यही उत्तर आपका क्या है, जो 2 नंबर है, यही आपका सही आंसर होगा। एनसीएफ निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा सुधार किसके द्वारा किया गया था? तो जो ग्रेड और प्रतिशत प्रणाली का परिचय, ये यहाँ पर होगा 2 नंबर। तो 1 नंबर है ग्रेड और प्रतिशत प्रणाली का परिचय, 2 नंबर कक्षा 10 के बाद ही बोर्ड परीक्षा, 3 नंबर होगा ओपन बुक परीक्षा का परिचय, और 4 नंबर होगा परीक्षाओं के मूल्यांकन में पास और फेल की स्थिति बनाए रखना। इसमें से वाला एनसीएफ निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा सुधार एनसीएफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम रिफॉर्म्स वाज डन बाय, तो इसमें से क्या जो सुधार है ना, 4 में से एक जो है नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? ग्रेड और प्रतिशत प्रणाली है का परिचय है, कक्षा 10 के बाद ही बोर्ड परीक्षा, ओपन बुक का परिचय, परीक्षाओं के मूल्यांकन में पास और फेल की स्थिति बनाए रखना। तो एनसीएफ इसको बात कही गई है, एनसीएफ में ओपन बुक परीक्षा की बात भी कही गई है, कक्षा 10 के बाद ही बोर्ड परीक्षा इसकी बात भी कही है। सिर्फ जो है ग्रेड और प्रतिशत प्रणाली की बात जो है नहीं कही गई है एनसीएफ के सुधारों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है 2, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 1 है तो सही नहीं है, 2, 3, 4 इसमें है, इसमें 1, 2 है और वहाँ पर 1 शामिल है। तो आपका 2, 3, 4 सही था, अतः आपका ऑप्शन 2 सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण है, इसके पहले भी हमने देखे गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह वर्गीकृत करना है, वर्गीकृत आपका गलत है। डांटना है यहाँ पे, ये भी गलत है। ये बच्चे की अंतर्दृष्टि और उपलब्ध कराती तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, यानी ये आपका ऑप्शन 3 सही है। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी एनसीएफ के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, ये सही नहीं है।
यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती है। जी यही सही है, हमने आपको बताया था कि इसे किसने तैयार किया है, एनसीईआरटी ने तैयार किया है। तो ये आपका ऑप्शन 2 सही है। और बताया गया कि यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। जी ये नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन 2 सही है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, यानी कक्षा 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उसके जो मूल्यांकन करना है तो आप कैसे करेंगे उसका मूल्यांकन। तो एनसीएफ क्या कहता है उसके अनुसार हम देखेंगे। तो एनसीएफ कहता है कि लिखित परीक्षा के आधार पर, जी नहीं, छोटे बच्चे तो लिखित परीक्षा के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा के आधार पर इस पर भी आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, जब ये दोनों ही नहीं तो ये दोनों के आधार पर नहीं होगा। परीक्षण के आधार पर, यानी आप उसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसका कर सकते हैं मूल्यांकन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की। तो इसमें क्या प्राप्त की? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद और रचनावाद। यदि ये आपने एनसीएफ वाला जो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि रचनावाद बताया गया है, यानी इसका सही उत्तर है रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी खाली जगहों में आपका क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर क्या है, निष्क्रिय और सरल। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव बात कहा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने में स्वभाव में क्या है, तो एनसीएफ क्या होगा, पॉजिटिव उत्तर इसका लेंगे। तो पहला ही यहाँ पर निष्क्रिय है, तो ये उत्तर ही 1 नंबर नहीं होगा। निष्क्रिय और सरल है, 1 नंबर आपका निष्क्रिय का नहीं होगा। दूसरा है सक्रिय, तो आपको बताया था एक्टिव राइट होता है, और सामाजिक यानी सोशल, ये भी राइट है, यानी आपका 2 राइट आंसर हो सकता है। निष्क्रिय और सामाजिक, यहाँ पर निष्क्रिय दिया गया जो गलत है, और सामाजिक सही है लेकिन ये गलत है। सक्रिय और सरल है, तो यहाँ पर होगा सक्रिय और सामाजिक, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो राइट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शंस में देखेंगे। अच्छी वाली परीक्षाओं का आयोजन करना, तो अच्छी वाली परीक्षाओं का आयोजन करना, एनसीएफ ऐसा नहीं कहता है कि आप अच्छे परीक्षाओं का आयोजन करो, यानी यह ऑप्शन गलत है। रटने को महत्व प्रदान न करना, एनसीएफ में इस बात को कहा गया है, इस बात को एनसीएफ में कहा गया कि रटने को महत्व प्रदान न करना। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, एनसीएफ में इस बात को भी बताया गया है कि पुस्तकों के बाहर भी आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना है। इसके बाद ज्ञान का वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी कहा गया एनसीएफ में, यानी ज्ञान को वास्तविक जीवन से आपको जोड़ना है। तो 3 बात एनसीएफ में कहा गया, ये बात नहीं कहा गया। अतः बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, अतः नंबर 1 जो है वो एनसीएफ में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, विषय वस्तु या थीम है, पर्यावरण अध्ययन जो है उसके थीम है। तो हम देखते हैं कि इसमें पहला है भोजन, सौरमंडल, मौसम और ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर होगा 1 नंबर भोजन, जो है पर्यावरण का विषय वस्तु का थीम है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी गणित जो सिखाते हैं बच्चों को, तो एनसीएफ क्या कहता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे गणित सीख कर क्या करेंगे। तो बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, और बच्चों को संवेगात्मक विकास करना। तो इसमें से क्या है कि एनसीएफ क्या कहता है, उसके अनुसार जो होगा उसका उत्तर होगा 3 नंबर। बच्चों में तार्किक चिंतन, यानी गणित के जो विषय है उसका बच्चे सॉल्व करेंगे, उसमें तार्किक चिंतन का विकास होगा और वो समस्या को समाधान कर देंगे, यानी उसको वास्तविक जीवन से जोड़ करके देखा जाता है। अतः आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, यानी शिक्षक की क्या भूमिका है। तो एनसीएफ में बताया गया शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक को ज्ञान का भंडार मानने से मना किया गया है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर का भूमिका अदा करता है। अतः आपका उत्तर होगा 3, यानी इसको सुगमकर्ता भी कहते हैं, सुविधादाता कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षक की भूमिका होगी
सुविधादाता की। एनसीएफ के अनुसार पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उनके डैश विकास पर ध्यान देना चाहिए। किस विकास पर? तो यहाँ पे सर्वांगीण, समग्र, आंशिक और पार्श्व है। तो एनसीएफ के अनुसार सर्वांगीण विकास, यानी जो एनसीएफ में इंक्लूड है जो वर्ड का, वो है सर्वांगीण विकास। तो आपका सही उत्तर होगा 1। एनसीएफ निम्न में से किस पर केंद्रित है? एनसीएफ किस चीज़ पर आधारित है, केंद्रित किया गया है? तो केवल नई अंतर्दृष्टि और विचार उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पर अंतर्दृष्टि और विचार थे, लेकिन केवल है यहाँ पर, अतः ये ऑप्शन नहीं होगा कि नई अंतर्दृष्टि और विचार में। पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र आधार बनाना, एकमात्र है, ये भी आपका सही उत्तर नहीं है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही नहीं सीखना है। विविध आवश्यकताओं को संबंधित करने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये आपका सही उत्तर है। विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, यानी पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, ऐसा एनसीएफ में बताया गया है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा एक एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य नहीं है? यानी आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में बताया जाता है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर है कि नहीं है, ये अच्छा से समझ लेना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो है एनसीएफ में, एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। तो रटंत्र प्रणाली को हतोत्साहित करना, ये एनसीएफ में है। हतोत्साहित करना है, इसमें रटंत्र प्रणाली आपको नहीं अपनाना है, उसको दूर करना है। किताबी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। किताबी शिक्षा पर जोर देना, किताबी शिक्षा पर जोर देना, तो नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए उत्तर। एनसीएफ में ये भी शामिल नहीं है। तो रटंत्र प्रणाली को हतोत्साहित करना, एनसीएफ में ये बताया गया है कि हतोत्साहित करना है, एनसीएफ में ये है। किताबी शिक्षा पर जोर देना ये नहीं है। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी एनसीएफ में इंक्लूड है। पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहना, यानी पाठ्य पुस्तक के इतर, यानी उसके बाहर भी जाके ज्ञान प्राप्त करना है, उसको जोड़ना है, ये भी एनसीएफ में शामिल है। ये तीनों शामिल है। तो शामिल क्या नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 2, किताबी शिक्षा पर जोर देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सुझाव है कि कुछ गतिविधियां शांति शिक्षा को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम ढांचे में सूचीबद्ध है? यानी एनसीएफ में कौन सा इसमें सूचीबद्ध है शांति शिक्षा को बढ़ावा देता है? महिलाओं के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ये एनसीएफ में है। उसके बाद है नैतिक शिक्षा सिखाएं, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाएं, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करें। इस तरह से ये ऑप्शन एनसीएफ में इंक्लूड नहीं है, अतः आपका सही उत्तर होगा 1 नंबर। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषताएं 5 भागों में विभाजित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो एनसीएफ की 2005 की मुख्य विशेषताएं नहीं है, यानी 5 में से जो नहीं है यहाँ पे वो क्या होगा? स्कूल और कक्षा पर्यावरण है, प्रणाली सुधार है, पाठ्यचर्या सुधार है। इसमें से स्कूल और कक्षा का पर्यावरण ये भी इंक्लूड है, प्रणालीगत सुधार भी है, पाठ्यचर्या सुधार भी शामिल है। तो क्या नहीं है? वित्तीय सुधार उसमें शामिल नहीं है, अतः उत्तर होगा इसका ऑप्शन 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन जो करते हैं बच्चों का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यही प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कई बार आया, उसी को घुरा फुरा करके ऑप्शन को इधर उधर करके पूछा जाता है। तो इसमें देखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का आकलन करना, छात्र की शैक्षिक प्रगति को मापना, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों की उपलब्धियों को मापना, एक स्कूल में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रसंस्करण का आकलन करना। इसमें दिखाएगा कि एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों की उपलब्धियों को मापना। निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ का केंद्र बिंदु नहीं है? नहीं है, बार बार पूछा जाता है, यानी आपका जो उत्तर है सभी सही होता है, जो सही नहीं है वही आपको राइट आंसर होता है। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना, ये तो सही है, उत्तर है, एनसीएफ में शामिल है। बोझ के बिना सीखना, ये भी ठीक है, बोझ के बिना सीखना है। आत्मनिर्भरता का विकास, ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास, स्थिरता जो है, ये जो है एनसीएफ में शामिल नहीं है। यहाँ पूछा गया है जो एनसीएफ का केंद्र बिंदु नहीं है, तो ये आपका जो संज्ञानात्मक स्थिरता जो केंद्र बिंदु नहीं है, और यही आपका सही उत्तर होगा। एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थी द्वारा अनुसरण की गई एक गतिविधि के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यानी यहाँ भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से
आपका 3 ऑप्शन राइट है और एक गलत है, तो वही जो गलत है वही आपका सही ऑप्शन होगा। अवलोकन करना है, अन्वेषण करना ये भी है, विश्लेषण करना भी है, सृजन करना जो है ये शामिल नहीं है। अतः सही उत्तर होगा आपका यही 4 नंबर। तो ये देखा हमने कि यहाँ पे जो एनसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस तरह से यदि आप पूरा एनसीएफ को देखते हैं, फिर से आप यदि उस वीडियो को एक बार देखें तो एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको आ जाएगा। एनसीएफ का जो विषय वस्तु है वो आपको उस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एनसीएफ से रिलेटेड यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।